नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। और वो एग्जाम जिसके आप लोग काफी सालों से भी कह सकते हैं, पता नहीं कितने टाइम से एग्जाम पोस्टपोन होता रहा। और कल का वो दिन था जब हरियाणा सीईटी की जो स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स के मार्गदर्शन में जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कल एग्जाम था 5 नवंबर का। पहली शिफ्ट मॉर्निंग और इवनिंग, इन दोनों शिफ्ट के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसा कि बीच में नोटिस भी जारी हुआ था कि मैथ्स रीजनिंग के 15-15 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। कुछ लोग उनको फेक भी समझ रहे थे, कुछ लोग रियल भी समझ रहे थे, पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे ना भाई, वो केवल इस बात पे फोकस कर रहे थे कि सर हमारे तो ये सब्जेक्ट आने हैं, हमें पढ़ के जाना है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि उस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। अब चाहे उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 10 आए, चाहे 15 आए, वो सभी लोग प्रिपेयर थे। और उनकी प्रिपरेशन हमें दिखी जब उन्होंने पेपर दिया और उन्होंने बताया कि सर हमारा अप्रोक्सीमेट ये स्कोर आ सकता है और आएगा भी एग्जाम के अंदर। तो किसी भी एग्जाम के शुरू होने से पहले ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप पहले तो फोकस अपना क्लियर रखिए। सर हमें तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, जितना हमने पढ़ा है उतना हमें अटेम्प्ट करना है एग्जाम के अंदर, 100% अपना देना है। अब चाहे कोई सब्जेक्ट उसके अंदर आए या ना आए, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन भी आने हैं, तो इसमें आप क्या कर लेंगे? 5 आएंगे आप तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, 50 आ गए आपसे तब भी कुछ नहीं होगा। आपसे वही होगा जितना आपने पढ़ा है उतना आपको अप्लाई करना है। तो किसी रीजन से मैं डिले हो गया, आपके मैथ्स के पेपर का एनालिसिस नहीं करा पाया, पर अब मैं आपको 5 नवंबर को जो शिफ्ट हुई है, दोनों शिफ्ट्स का एनालिसिस कराने वाला हूं। और काफी लोग बोलते हैं हमारा पढ़ाए हुए में से आया था, हमने ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, उसमें से क्वेश्चंस आए, लोग बोलते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं विद प्रूफ। मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि जो एकेडमी की जो बुक है अपनी मैथ्स की, उसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आए। मैं आपके पास एग्जैक्ट डाटा लेके आया हूं, अभी पता लग जाएगा सेशन के बीच में कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं और कैसे क्वेश्चंस हमने आपको कराए। विद प्रूफ में आपके सामने आऊंगा। तो पहले जो पेपर हमारे पास आया था वो जिस ऑर्डर में था, उस ऑर्डर में क्वेश्चंस का आंसर, उनका सॉल्यूशन कराना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि ए ने 38,000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। 5 महीने के बाद 55,000 रुपए की पूंजी के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया। मैं किसी भी क्वेश्चन में नहीं कहूंगा कि मैंने पढ़ाया था। आप लोग खुद जो मुझसे पढ़ चुके हैं, नोट्स को एक बार अगर एग्जाम से पहले नहीं देख पाया हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के बाद अब आकर के हर एक टॉपिक के नोट्स देखना। जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं उनको आराम से पन्ने पलट के देखना। आपको कॉन्सेप्ट ना मिले तो मुझसे कहना, ठीक है? सुनिएगा एक बार। ए ने 38,000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। 5 महीने के बाद बी 55,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। लास्ट में 22,000 रुपए का कुल लाभ हुआ। तो आपको बताया गया था कि लाभ डिपेंड करता है पैसे और टाइमिंग पर। ए ने पैसे लगाया 38,000, बी ने पैसे लगाए 55,000, पर बी जो शामिल हुआ है 5 महीने के बाद शामिल हुआ है। और ए और बी के लगभग लाभ में अंतर पूछा गया। वर्ष के अंत में आपको लाभ दिया हुआ है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इसने पूरे 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। इसने इन्वेस्ट किया है 5 महीने बाद 7 महीने के लिए। 38,000 इंटू 12 और रेशो लेना 55,000 इंटू 7 का। तो फटाफट से रेशो निकाल लीजिए। जो चीज सभी के पास है वो कैंसिल हो जाएगी। सर 3 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कैंसिल हो रहा है। 12 × 96 86 9, 12 × 36 36 और 9 कितना आएगा? 45, 456। और यहां डाटा आएगा 7 पंजे 35, 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 कितना हो गया? 38 हो गया। 385, 456 रेशो 385 में हम डिवाइड कर सकते हैं 22,000 को। हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है? देखिए 6 और 5 11, 1 हासिल 1, 8 और 5 कितना होगा? 13 और 1 14, 4 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8। इसकी वैल्यू अगर 22,000 है तो आप लोगों से भाई अंतर पूछा गया था, डिफरेंस पूछा गया है। डिफरेंस कितने का आएगा? देखिए 6 में से 5 माइनस होगा 1, 15 में से 8 माइनस होगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 71 की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से एक बार सॉल्यूशन नोट करें। कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में मान सकता हूं थोड़ी सी लेंदी थी, बट कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन का ऐसा नहीं था कि आप लोग ना कर पाए। जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए पेपर बिल्कुल सटीक था। ऐसा ही पेपर आना चाहिए हम तो कहते हैं। तो आंसर जो आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट
1857 रुपए के आसपास आएगा। अंतर पूछा गया था, तो बताया गया था आप लोगों को साझेदारी के अंदर कि जब भी प्रॉफिट बढ़ता है वो पैसे और टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपए प्रति घन मीटर है। जिन लोगों ने मेंसुरेशन पढ़ा है उनको पता होगा, बेलन जो होता है, सिलेंडर जो होता है, उसका रेडियस अगर आर है और हाइट जो है वो एच है, तो इसका वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। अगर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है तो फिलहाल मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो कितना वॉल्यूम आ सकता है भाई? वॉल्यूम कितना आएगा समझना एक बार बात को। वॉल्यूम आएगा सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब तो हो जाता है 22/7। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 14 मीटर है, तो 14 इंटू 14। और हाइट कितनी है आपकी? 3.5 मीटर आपको हाइट दी गई है। कैंसिलेशन करेंगे, 7 से 14 कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार कैंसिल होगा। 3.5 का डबल हो जाएगा 7, और 7 इंटू 22 करेंगे हम लोग तो 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 इंटू 14 होने वाला है। 14 चौक 56, 6 हासिल 5, 14 पंजे 70, 70 और 5 75, हासिल 7, और ये कितना आएगा आपका? 2156। 2156 क्या आ रहा है? इसका आयतन आ रहा है। तो आपको वॉल्यूम निकालना था। अच्छा, कैसे पता लगेगा सर हम लोग कब एरिया निकालें, कब वॉल्यूम निकालें? तो आप थोड़ा ध्यान देना कि ये जो रुपए आपको दिए हुए हैं 50 रुपए प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर। घन का मतलब क्या हुआ? क्यूब। और क्यूब किस में आता है? वॉल्यूम में। क्यूब जो आएगा वो वॉल्यूम में आएगा। एरिया कहता तो हम लोग एरिया काम में लेते हैं। अगर ये वर्ग मीटर होता तो यहां पर एरिया काम में आता, पर ये घन मीटर है, तो यहां आपको क्या काम में लेना है? वॉल्यूम ही काम में लेना है। 2156 डाटा आ गया सर। 2156 को गुणा कर दें, आपका कीमत दिया हुआ है 50 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से, तो इनटू में कर दें आप 50, टोटल खर्चा निकल जाएगा। एक जीरो तो पहले से है, दूसरी आएगी 6 पंजे 30, जीरो हासिल 3, 55 25 और 3 28, 8 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। ये देख लीजिए किसकी शक्ल मैच कर रही है, 107800 रुपीज। कहने को एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, पर मेंसुरेशन क्षेत्र में आपके सिलेबस में था। सबसे बड़ी बात तो मैं मान के चल रहा हूं कि पेपर पूरा सिलेबस में आया। कुछ लोग एग्जाम से पहले थोड़ा कंफ्यूज थे, उनको लग रहा था कि सर कहीं मीन मोड मीडियन बारंबारता प्रोबेबिलिटी पीएनसी ये सब डाटा तो नहीं आ जाएगा, पर मैंने कहा भी था कि सिलेबस में ये चीजें नहीं है। पर हरियाणा है, कुछ नहीं कह सकते। पहले भी पेपर्स ऐसे हुए हैं जहां आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई हैं, तो इस बार भी स्टूडेंट्स के मन में ये फियर होना बिल्कुल हो सकता है कि भाई इस बार ऐसा हो जाए कि सिलेबस से आउट हो जाए। पर जैसा सरकार बता रही थी, एनटीए ने अपने हाथ में लिया हुआ, तो वो लोग चाहते हैं कि सिस्टमेटिक चीजें चले, और सिस्टमेटिक चीजें चली भी। जितने भी क्वेश्चंस आए आपके सिलेबस में से आए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस था। तीसरा क्वेश्चन देखिए एक बार, फटाफट देखें एक बार। एक प्लॉट को 18,700 रुपए में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है, 15% का लाभ चाहता है। याद करिए आप लोग, हर क्लास में बोलता था जो चाहता है उसकी चाहत को पूरा करें आप लोग। 18,700 इंटू 15% का लाभ चाहता है, लाभ पाता है 115, बटे में क्या आएगा? जो उसको पहले हुआ है, पहले हुई थी 15% की हानि, बटे में आ गया 85, बटे में कितना आ गया? 85 आ गया। 18,700 इंटू 115 बटे 85 आ जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 1100 आ गया सर। ये तो 1100 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से काटिए फटाफट से, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो ये कितना आएगा भाई? 25,300, 25,300 रुपए जो है वो प्लॉट को बेचना पड़ेगा इस कीमत पर, अगर वो 15% का लाभ चाहता है। बताया था जो भी लाभ चाहता है वो ऊपर आएगा, जो हो रहा है वो उसको पहले आएगा, तो बट्टे में आएगा। 85 क्यों आ रहा है? क्योंकि 15 की हानि है। 115 क्यों आ रहा है? 15 का लाभ चाहता है, तो आंसर 25,300। इसका पीडीएफ भी आपको मिल चुका होगा या मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फटाफट से एक बार। ये मैं कौन सी शिफ्ट करा रहा हूं आपको पता लग रहा है थंबनेल देख करके। 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ है पेपर, उसके अंदर मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए वो है। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन लाभ हानि का क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 20% के लाभ पर बेची गई, तो निम्न में से कौन सा इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है? क्रय मूल्य होता है सर सीपी, क्रय मूल्य सीपी होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है बताइए? विक्रय मूल्य होता है सर एसपी। क्रय मूल्य सीपी होगा, विक्रय मूल्य एसपी होगा। रेशो ही तो पूछा है। 20% लाभ का मतलब 100 में खरीदा, 120 में बेचा। 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 छिक्की 120, 5 और 5 6। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। 5:6, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करने का 1% भी मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए फटाफट से एक बार, जल्दी बढ़िया क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है।
एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 साल में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 4 गुना होगी? 7 साल में, 7 वर्षों में पैसे दुगने हो रहे हैं। आपसे बोला गया है कि कितने वर्षों में पैसे 4 गुना होंगे। कितने वर्षों में पैसे 4 गुना होंगे? ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी बन सकता है, ये सेम क्वेश्चन साधारण ब्याज के अंदर भी बनाया जा सकता है। फिलहाल एग्जामिनर ने क्वेश्चन किस में बनाया है? साधारण ब्याज में बनाया है। अगर मैं साधारण को चक्रवृद्धि कर दूं ना, केवल एक वर्ड का मैं चेंज कर दूं, साधारण को क्या कर दूं? चक्रवृद्धि, पूरे क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आंसर तो चेंज होना ही है ना। अब ध्यान देना कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है नीचे, सीएल कैरियर एकेडमी बुक पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या बोल रहा हूं मैं? सीएल कैरियर एकेडमी बुक का पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 22। ये वो क्वेश्चन है जो सेम डाटा के साथ आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ये हो सकता है अभी स्क्रीन क्लियर ना आ पाए, ये अपनी बुक का कवर पेज है। जिनके पास किताब है एकेडमी के अंदर उन सबको पता है। और क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल इंटरेस्ट का, आप जिनके पास भी जो किताब लेके बैठे हुए हैं एकेडमी की, जिन्होंने परचेस की हुई है या जिन्होंने बाहर से मंगाई हुई है, वो सभी लोग अभी की अभी वीडियो चाहे पॉज कर दें, क्वेश्चन जरूर देखें कि सिंपल इंटरेस्ट का 22वां यह क्वेश्चन है या नहीं। 22वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी क्लियर ना हो, पर मैं आपको बताता हूं कि साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 साल में दुगनी हो जाती है, उतनी राशि उसी ब्याज पर कितने साल में 4 गुना हो जाएगी? 7 साल में दुगनी हो रही है, कितने साल में 4 गुना हो जाएगी? ये वाली बात मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई जब हम लोग चीजों को पढ़ाते हैं और जो स्टूडेंट्स ध्यान से बातों को सुनते हैं, वाकई में उनको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और ऐसे क्वेश्चंस तो पता नहीं कितने हैं एग्जाम में आए हुए, जिनके डाटा में 20 की जगह 40 है, 2 की जगह 4 है। उन क्वेश्चंस को तो मैं काउंट कर ही रहा हूं। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं ना, हूबहू प्रश्न आए, वो डाटा विद सेम ऑप्शन आपके सामने पेश किए गए। अब बताइए क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन हालांकि आसान था, जिन्होंने ऐसा ही पढ़ा है उन्होंने इस टाइप से शुरुआत जरूर की होगी। 7 साल में सर दुगुना हो रहा है, जितने भी गुना होता है एक कम करके लिखते हैं। आपसे पूछेगा कितने वर्षों में 4 गुना होगा, 4 में से एक कम करके लिखा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो टाइम आ जाएगा और यहां आ जाएगा 7 तिया 21 साल, 21 ईयर। क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 21 ईयर जो है आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो ये 5वां क्वेश्चन था मैथ्स का। 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये डाटा आप लोगों ने चेक किया किस तरीके से सीधे उठ करके क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, उनकी भी हमको प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, फटाफट देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 126 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिक्सचर का मूल्य 153 रुपए प्रति केजी है तो तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है? तीसरी प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा? पहले सॉल्यूशन करा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा वापस से कि ये लाइन क्या लिखी हुई है। सीएल कैरियर एकेडमी बुक पेज नंबर 130 क्वेश्चन नंबर 44 विद प्रूफ। मैंने आपको क्या बोला था? लोग कहते हैं हमारे पढ़ाए हुए से आया, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आए। तो जो मेहनत कर रहे हैं ना भाई, फायदा मिलने वाला है, बिल्कुल फायदा मिलेगा। हरियाणा सीईटी नहीं, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, पर जो फैकल्टीज आपको कुछ बताने की कोशिश करती हैं कि आप बुक के क्वेश्चंस किया करें, डाउट्स पूछा करें, हम इसलिए नहीं कहते कि आप परेशान हो, हम इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग आपको चीज दिखाएं कि डायरेक्टली क्वेश्चन उठ करके आ रहा है, तो कम से कम जिसने प्रैक्टिस की होगी ना, उसको पता लग गया होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो मैं पहले कर चुका हूं या कर चुकी हूं। उसने सीधे आंसर लगाया होगा, या फिर सीधे आंसर नहीं भी लगाया होगा तो उनको ये टाइम कम लगा होगा इस क्वेश्चन को समझने में, उन्होंने बहुत कम टाइम में आंसर दे दिया होगा। आगे से आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो हम लोग बोल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब चलिए पैटर्न क्या होगा इसमें, ध्यान देना एक बार। 156 रुपए प्रति केजी की दर से अनुपात देखिए 1:1:2 में मिलाया गया है। तो पहला जो हिस्सा है उसकी कीमत है 126, तो इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 126 इंटू 1 126 आएगा। दूसरा वाला 135 है, उसका भी एक हिस्सा काम में लिया गया, 135 आएगा। तीसरा वाला जो है उसकी कीमत हम लोगों को नहीं पता, उसकी कीमत को सपोज मैंने x मान लिया, उसका कितना हिस्सा काम में लिया गया? 2 काम में लिया गया है, तो ये 2x आ जाएगा। सामने कितना आएगा समझना एक बार। मिक्सचर की कीमत 153 है और इसका गुणा कर देंगे हम लोग अनुपातों को योग से, 2 और 1 3 और 1 4। इस डाटा को सॉल्व करें फटाफट से, कितना आ रहा है? 6 और 5 11, 1 हासिल लगी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2 261 प्लस में कितना 2x और सामने 153 इंटू 4, 15 चौके 60, 600 तो वैसे ही हो गया, 4 तिया 12, डाटा आ जाएगा आपका सर 612। 612 में से माइनस करें 261 को, 2 में से 1 माइनस होगा 1 आएगा
और 11 में से 6 माइनस होगा 5, 5 में से 2 माइनस होगा 3, 351 की वैल्यू कितनी आ रही है 2x, 351 2x के बराबर है। क्या किया मैंने, केवल इनकी रेट को इनके रेशो से मल्टीप्लाई किया है। हमसे पूछा है तीसरे प्रकार की जो चाय है उसकी कीमत कितनी है, जिसको मैंने x मान रखा है। तो सर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो डाटा कितना आएगा अपना 175.50, हाफ हो जाएगा 351 का, 175.50 क्वेश्चन का आंसर है 175.50। मिक्सचर एलिगेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, और एक ही पेपर के अंदर एक ही शिफ्ट के अंदर एलिगेशन से 2-2 क्वेश्चंस तक भी आए। ये रहा वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा था ना, यहां लिखा हुआ है सीएल कैरियर एकेडमी, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 44, 130 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 44 है, हाईलाइट भी किया हुआ है। अभी हो सकता है आपके लिए विजिबल ना हो, आप आराम से देखेंगे, ऑप्शंस तक चेंज नहीं हुए हैं, 175.50 पहले ऑप्शन में है और यही क्वेश्चन का आपके का आंसर था। तो भैया मेहनत का तो फल मिलता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं दिन रात एक कर रहे हैं वाकई में उनको फायदा मिल रहा है। आप आराम से तसल्ली से क्रॉस चेक कर लीजिएगा सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। अभी तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर चेक करते रहे कि आंसर आपने जो लगाए वो अभी कितने मैच हो रहे हैं, फटाफट देखें एक बार। एक आदमी और एक लड़का मिलकर के खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकता है, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। गति का जो अनुपात है, गति एक तरीके से क्या है, एफिशिएंसी है। कौन कितना जल्दी काम करता है, काम करने की स्पीड उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगी। जिसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी वो उतनी ज्यादा स्पीड से काम करेगा, जिसकी कम एफिशिएंसी होगी वो कम स्पीड से काम करेगा। तो ये बातें आप सभी समझ पा रहे हैं, एक तरीके से ये क्षमता का ही अनुपात है। लड़के को अकेले खुदाई करने के लिए लगाया जाए तो वो कितना समय लेगा, आपको मैंने बताया था समय कार्य के अंदर क्या बताया था कि जो समय होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं क्षमता से। तो 40 दिन का जो समय लिया गया है वो किसने लिया है, 40 दिन का समय एक आदमी और एक लड़का मिलकर लेते हैं। तो 40 का मल्टीप्लाई होगा, दोनों ने मिलकर समय लिया है 40 दिन, तो 40 का मल्टीप्लाई भी दोनों की क्षमता से ही करेंगे। दोनों की क्षमता कितनी है भाई, 8 और 5 13 है, दोनों की क्षमता 13 हो चुकी है। सामने मुझसे पूछा गया कि लड़का कितना समय लेगा, लड़के के समय को मैंने बी मान लिया, बी का मतलब बॉय, तो लड़के की जो क्षमता है वो कितनी है, 5 है। क्षमता का रेशो दिया हुआ है 8:5, लड़के की जो क्षमता है वो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से 40 8 बार, और 13 अट्ठे कितने होते हैं, पहाड़े याद है या नहीं, 13 अट्ठे होते हैं 104, 104 डेज। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी है क्योंकि दोनों पेपर का साथ में मुझे सॉल्यूशन कराना है। अगला देखिएगा एक बार, 3 धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, 3 धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3, औसत का भी 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, यह आप लोगों से पूछी जा रही है। भाई सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या को सपोज मैंने x मान लिया, दूसरी सबसे छोटी को मैंने y मान लिया, सबसे बड़ी को मैंने z मान लिया। कोई दिक्कत है इसमें? सबसे छोटी संख्या को मैंने x माना, मैं क्लियर कर लेता हूं, सबसे छोटी ही संख्या पूछी है क्या इसने, एक सेकंड। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये गलत टाइप है, वही मैं कहूं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, यह आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन ये था, करेक्शन करने में इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या क्या है। चले भाई, ये सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ है, छोटी संख्या नहीं है, पहली बात तो। क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे बड़ी संख्या को मैंने जेड मान लिया, उससे 2 छोटी संख्या एक्स और वाई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, यानी कि ये जो हम लोगों ने एक्स और वाई मान रखा है इनका एवरेज आपको 8 दिया हुआ है। अगर एवरेज 8 है तो इन दोनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा सर 16। अगर एवरेज 8 है तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, 16 हो जाएगा। क्या ये बात पचा पा रहे हैं कि आप लोग, 8 दूनी 16 होता है, दुनिया जानती है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, दोनों संख्याओं का टोटल 16 हो गया। अब मैं अगर तीनों संख्याओं का औसत निकालना चाहूं, तीनों संख्याओं का औसत निकालूंगा तो सर तीनों संख्याओं का योग भी करना पड़ेगा। 3 में से 2 का योग 16 आ रहा है, तीसरी को मैंने जेड मान रखा है, इनका औसत हो गया बटे में 3। औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की
संख्या, ये औसत आ गया बटे में 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों संख्याओं के औसत का 1/3, इनके औसत का 1/3 जो है वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है, यानी कि z -8 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। z सबसे बड़ी संख्या थी, उसमें से मैंने 8 कम कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीका बचा हुआ है, 3 × 3 9 होगा, क्रॉस में जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 + z = 9z - 72, 72 आ चुका है। z उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 8z, और 72 इधर आके प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 88। तो z की जो वैल्यू है कितनी आ रही है, 11 आ रही है। सबसे बड़ी संख्या इसने पूछी थी, करेक्शन मैंने करा दिया, हमारे टाइपिंग में क्या एरर थी, सबसे छोटी संख्या लिखा हुआ है जबकि पूछा है सबसे बड़ी संख्या। आंसर जो आएगा कितना आएगा, 11 आएगा। 11 क्वेश्चन का आंसर है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। जिनका डाटा बिल्कुल सेम आया वो डाटा मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को हर क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखें एक बार। श्री एक्स के पास कुछ पैसे हैं, वह इस पैसे को 5 मजदूरों में 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4, रेशो 1/5 और रेशो 1/7 इस अनुपात में बांटना चाहते हैं। तो उसके पास कम से कम कितनी राशि होनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए मिले। अब कुछ लोगों ने क्या दिमाग लगाया समझना एक बार, कहां से लाते इतना दिमाग, कहां से आते ये लोग, सुनिएगा। ये जो है इसका एलसीएम को ही आंसर मान लिया, इसका एलसीएम 420 आएगा। 420 वह संख्या है जिसमें 2 3 4 5 7 सभी का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 420 को ही कुछ लोग टिक करके आगे ऑप्शन में दिया भी हुआ है। यह एग्जामिनर की समझदारी थी कि उसने 420 जानबूझ करके ऑप्शन में दिया जिससे कि आधे अधूरे लोग 420 आंसर लगा के आ जाएं। 420 के पीछे कभी मत भागना चाहिए भाई इंसान को। 420 ये डाटा ही कैसा है देखो, अजीब सा डाटा है, तो ऐसे डाटा कभी भी आंसर नहीं हो सकते। 420 आंसर नहीं है हमारा, 420 तो मात्र एक जरिया है आंसर निकालने का। 420/2 कितना आएगा, 210। 420/3 कितना आएगा बताओ जल्दा, 140। 4 से भाग दें भाई 105, 5 से भाग दें 84, 7 से भाग दें 60। ये डाटा आ चुका है। इस अनुपात में पैसे को बांटा जाएगा, अनुपात को सिंबल बनाना पड़ेगा ना। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हालांकि बुक में ही है, पर वहां 4 डाटा थे, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, एक डाटा एक्स्ट्रा आ गया 1/7। तरीका वही था एलसीएम लेने का। पेन के ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था, बुक के अंदर है, उसमें कलमों की संख्या पूछी गई थी, पेन पूछे गए थे, इसमें रुपए पूछे गए। इतने इतने अंतर वाले क्वेश्चन भी हैं, पर चलिए हम लोग दोबारा सॉल्व कर रहे हैं इसको। इन सभी को ऐड कर दें क्योंकि ये आपस में आप कैंसिल नहीं हो सकते किसी भी नंबर से। जोड़ो जरा कितना आ रहा है फटाफट से। लास्ट में या तो 0 है या 5 है या 4 है, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। लास्ट में 9 आ रहा है, किसके आ रहा है 9 लास्ट में, एक ही ऑप्शन है 599। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है 599। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का आंसर आएगा 599 रुपए। ठीक है भाई। 420 क्या है, 420 तो सर एक ऐसा डाटा है जिसमें सभी का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर वो अपने दोस्तों को पैसा बांटना चाहता है इस रेशो में पैसे बांटेगा, और कम से कम कितने पैसे होने चाहिए, इन सभी का एडिशन, इन सभी का एडिशन होना चाहिए। पॉइंट्स में डाटा ले नहीं सकते, पॉइंट्स में डाटा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि साफ साफ बोला गया पूर्ण रुपए मिलने चाहिए, यानी कि पॉइंट्स में पैसे नहीं चलेंगे भाई, पैसे का कोई हिसाब नहीं होगा, सब कुछ रुपए में आना चाहिए। 10वां क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। स्क्वायर और क्यूब के ऊपर बेस क्वेश्चन है, इसमें क्या मौत आ जाएगी। यहां पर देखिए 1331 का क्यूब रूट क्या होगा, 11। 216 का क्यूब रूट क्या होगा, 6। प्लस में 729 का 9, 64 का 4। पहले मल्टीप्लाई होता है प्लस होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है। बोडोमास जी कह गए थे 11 × 6 क्या होता है, 66 होता है। प्लस में 9 प्लस में 4, कितना आंसर आ जाएगा आपका 79। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। बताओ इसके ऑप्शन कैसे किस तरीके से दिए, जरा सोचना एक बार। पॉइंट्स में डेसिमल दिए हुए हैं, डेसिमल नहीं पॉइंट्स में आपको डाटा दिया हुआ है। अब पॉइंट्स में आंसर कैसे आ सकता है भाई, जब मैं क्यूब रूट लूंगा तो एग्जैक्ट क्यूब रूट आएगा। 1331 का भी मुझे पता है, 216 का मुझे पता है 6 होता है, यहां 9 आएगा, यहां 4 आएगा। तो सब कुछ डाटा जब एग्जैक्ट है तो आंसर डेसिमल में या पॉइंट्स में नहीं आ सकता। वैसे भी कॉमन सेंस के हिसाब से आप 79 आंसर लगा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार, पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखी हुई है। यदि ए की इनकम बी की इनकम से 10% अधिक है, ए की इनकम बी की इनकम से 10% अधिक है, और बी की इनकम सी की इनकम से 20% कम है। 3 मजदूर बेचारे काम कर रहे हैं, बी की इनकम सी की इनकम से 20% कम है। इसका मतलब सर सी अगर 100 रुपए कमाता है तो बी 20% कम कमाएगा, मतलब कि 80। और ए कितना कमाएगा, 10% अधिक कमाएगा। 80 का 10% 8 होता है, 8 अधिक कमाएगा तो कितना हो गया, 88 हो गया। तो आपसे पूछा गया है
देखो आयु लिख दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ए बी और सी की आय में अनुपात बताइए, इनकम में क्या रेशो होगा। अब निकाल लो रेशो। 4 से काट सकते हैं इसको, 4 से 22 बार, 4 से काटेंगे तो 20 बार, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार भाई, 4 से कैंसिल करेंगे 25 बार। तो ये आ गया सर आपका 22, 20 और 25। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन दोबारा जानने में इच्छा होगी। ये देखो फटाफट से एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, पेपर का 12वां क्वेश्चन था, 15 में से 12वें नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। दो संख्याओं का योगफल 45 है तथा उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, संख्याओं का एलसीएम बताइए। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या मैंने एक्स और वाई मान ली, इनका योगफल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। उनका अंतर, उनका अंतर उनके योगफल का 9वां भाग है। तो 45 का अगर मैं 9वां भाग निकालूंगा 5 आएगा, नहीं आएगा। 45 में अगर मैं 9 से भाग दूं कितना आएगा, 5 आएगा। 9 पंजे 45 होते हैं। अंतर जो है वो 9वां भाग है। अगर मैं इनको आपस में जोड़ूं तो सर y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x, 45 और 5 कितने होते हैं 50, x का मान आ जाएगा 25, x का मान 25 आ गया तो y कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। संख्या आ चुकी है 25 और 20, क्योंकि इनका योगफल 45 आना चाहिए और अंतर आना चाहिए 5, तो संख्याएं 25 और 20 आ चुकी हैं। अब बात कर रहा है सर उनके एलसीएम की, तो 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 25 का भी भाग जाए और 20 का भी भाग जाए। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। 100 जो है क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट से एक बार। हाँ ये भी देखिए आप लोग, ये लाइन शायद इसमें मेंशन करना वो लोग भूल गए कि ये क्वेश्चन भी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए एक बार, एलसीएम एचसीएफ जो आपका चैप्टर है बुक के अंदर, उसका क्वेश्चन नंबर 60 है। अगर विजिबल है तो आप देख लें, वरना बुक सभी के पास है लगभग। आप चैप्टर ओपन कीजिएगा, 60 है या 80 है, 80 है सॉरी, 80वां क्वेश्चन है बुक का। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर योग का 1/9 है। तो बताइए संख्याओं का लासा क्या है, एलसीएम क्या है। बाय लैंग्वेज बुक थी, तो देख लो भाई, साक्षात दर्शन दे दिए मैंने कि किस तरीके से क्वेश्चन उठ उठ करके आए। तो कुछ क्वेश्चन कम से कम टाइम तो बचाएंगे ना आपका। माना कि 3 से 4 क्वेश्चन आए जो ऐसे हैं जिनका डाटा भी चेंज नहीं हुआ है, पर वो 3-4 क्वेश्चन भी आपका टाइम बचाएंगे। तो आपका जो टाइम बचेगा वो हम लोग और आने वाले क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो 1-1 मिनट की वैल्यू है बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट देखें एक बार। एलसीएम का फिर से क्वेश्चन आ गया, सेकंड क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स हैं जो 3 सिग्नल बिंदुओं पर लगी हुई हैं, 45 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वह तीनों एक साथ 7, 20, 15 घंटे पर बदलती हैं तो बताइए अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगी। ऐसी कंडीशंस में हमेशा घंटियों वाले पता नहीं कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। इसके अंदर आपको क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 450 सेकंड्स। 450 सेकंड इसका एलसीएम है। अगर मैं मिनट में चेंज करूं, 60 से भाग लाऊंगा, 60 से भाग कितनी बार भाई, 7 बार। 7 मिनट 30 सेकंड, 7 मिनट 30 सेकंड के बाद वापस से चीजें रिपीट होंगी। कितने मिनट बाद, 7 मिनट 30 सेकंड के बाद। तो 7 मिनट 30 सेकंड अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो 7:27 और 45 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि 7:20 तो पहले से हैं, 7 मिनट ये जुड़ेंगे 27 और 30 सेकंड ये भी ऐड होंगे, 15 सेकंड पहले से थे। 15 और 30 कितना आ गया, 45 आ गया। तो ऑप्शन देख लें आप लोग, डी ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर ये पेपर आपका फिनिश हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसने देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना एक बार। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपसे बोल रहा है कि निकटतम मान बताइए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए। तो हालांकि ये अप्रोक्सीमेशन आपके बैंक में आता है, आपके जनरल एग्जाम्स में कम आता है, फिर भी पूछा गया है तो समझना एक बार। अप्रोक्सीमेशन वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको काम में लेनी है। जैसे कि 0 के बाद 0.3333, मतलब पॉइंट के बाद 3 रिपीट हुए जा रहा है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये 1/3 हो। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 0.3333 एंड सो ऑन। इसको मैंने लगभग, अब लगभग मैंने क्यों माना, क्वेश्चन ने पहले हिंट दे दी भैया आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 1/3। 0.25 का मतलब क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। इसको अगर मैं 0.5 मान लूं, लगभग 0.5 मान लूं, तो सर ये आधा हो जाएगा। और ये 0.125 क्या होता है, ये 1/8 होता है। इनटू में क्या है, 24 है। बस इसको सॉल्व करने पे जो डाटा बचेगा वही आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसको तो कोई भी अब सॉल्व कर देगा सर। 8 या 24 होते हैं, 8 या 24 होते हैं, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे 8, 4 दूनी 8, 1/8
ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। तो बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, जब भी निकटतम वाला वर्ड मिले अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर हम लोग निकाल सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखें फटाफट से एक बार, पढ़े क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि x कोई भी 3 अंकीय संख्या है, 3 डिजिट का नंबर है, y x के अंकों को बदलकर मिलने वाली संख्या है, तो संख्या किससे हमेशा विभाजित होगी। कोई भी आप 3 अंकीय संख्या मान लीजिए, मैंने मान लिया 102, आपसे बोल रहा है कि इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दिया, हो गया 201। तो इनका जो अंतर है x माइनस वाई या y माइनस एक्स जो भी है, इनका जो अंतर है किसका मल्टीपल है। इनका अंतर लेना भाई कितना आएगा, इनका अंतर आएगा सर 99। 99 किसका मल्टीपल है, 99 किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो आंसर आ गया 9। और वैसे भी सिंपल सा रूल होता है कि किसी भी 3 अंकीय संख्या को अगर आप आपस में रिवर्स कर देते हैं, पहले डिजिट को लास्ट के डिजिट से, वो नंबर हमेशा किसका मल्टीपल आता है, 99 का हमेशा आएगा, किसी और नंबर का आए या ना आए। तो अगर वो नंबर 99 का मल्टीपल है तो संख्या वही वो 3 का भी मल्टीपल होगी, वही संख्या 9 का भी मल्टीपल होगी, वही संख्या 11 का भी मल्टीपल होगी। तो ऑप्शन में केवल 9 दिया हुआ है, तो 9 क्वेश्चन का आंसर होगा। ये थे आपके 15 क्वेश्चंस के एनालिसिस जो 5 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में हुए हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट बिल्कुल तरीके से पढ़ के गए होंगे, जिन्होंने अपने होश नहीं खोए होंगे, काफी आंसर्स उन्होंने सही किए होंगे। कोई एक आधा क्वेश्चन गलती से गलत हो जाए तो बात अलग है, लगभग इसमें से 13-14 क्वेश्चंस आप बिल्कुल तसल्ली के साथ करके आ सकते थे। मेरे हिसाब से 15 में से 15 भी होने चाहिए थे। चलिए अब हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। 5 नवंबर के दिन जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी, और ध्यान रखना मैथ्स में सेम डाटा आना बहुत बड़ी बात होती है। कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट तो चलो होते ही हैं, हम काफी बार सुनते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था, इसमें ये चीज चेंज हो गई, पर डाटा भी अगर एग्जैक्ट उठ के आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बात पे थोड़ा ध्यान देना। चलिए अगली शिफ्ट ये आ चुकी है, इवनिंग शिफ्ट। फटाफट से पढ़िए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। औसत का अगला क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का लगभग इन्होंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। समय दूरी चाल में से जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए थे, हालांकि वो नहीं आए, पर कोई बात नहीं, इसको पढ़ते हैं एक बार। एबीसी का औसत एम है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कैपेबल है आंसर देने में जिसको ये बात पता होगी कि सर ए बी सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमें क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, 0 है, तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करें 0 ही आता है। ठीक है भाई। अब मुझसे बोल रहे हैं कि एबीसी का औसत एम है। अगर सर एबीसी का औसत एम है तो एबीसी का टोटल होगा 3m, क्योंकि औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मुझे अगर योग निकालना है तो औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि m 3 संख्याओं का औसत है तो टोटल करने पे 3m आएगा। अगर m 2 संख्याओं का औसत होता तो टोटल आता आपका 2m। अगर यही m 4 संख्याओं का औसत होता तो टोटल आपका आता 4m। तो फिलहाल यहां पर a प्लस बी प्लस सी कितना आ चुका है, 3m आ चुका है। a प्लस बी प्लस सी 3m है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर, और 9m स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। यानी कि अगर 3 संख्याएं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो तो उनका जो योग आएगा, जो एडिशन आएगा, वो आएगा 9m स्क्वायर। तो योग अगर 9m स्क्वायर है तो आपसे पूछा है औसत कितना है, औसत होता है राशियों का योग, यानी कि 9m स्क्वायर बटे राशियों की संख्या, राशियां 3 है, 3 बार कैंसिल हो गया, डाटा आ गया आपका 3m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर है। 3m स्क्वायर औसत था, तो औसत जो आएगा वो कितना आएगा आपका 3m स्क्वायर। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ी स्पीड बढ़ाने वाली बात है, चूंकि रिकॉर्डेड सेशन है, आप बिल्कुल पॉज करके सारी बातों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ध्यान दीजिएगा, √2 की वैल्यू आपको पता है, आपसे क्या पूछा गया, रूट के अंदर
√2 - 1 डिवाइड बाय √2 + 1 कितना आएगा। आप पहले उसको सिंप्लीफाई करें, आप ऊपर नीचे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा √2 - 1 इंटू √2 - 1, तो ये हो जाएगा सर √2 - 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, दो में से एक गया एक, ये इसका रूट आ गया, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये आ गया √2 - 1। तो आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना आएगा, √2 - 1। अब चूंकि एग्जामिनर ने √2 की वैल्यू दी हुई है 1.4142, ये आपको √2 की वैल्यू माननी है। इसमें से अगर मैं एक घटा दूं तो आंसर आएगा 0.4142। आंसर आ चुका है भैया 0.4142। ठीक है भाई, बढ़ते रहे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार, पढ़िए। एक आयताकार कमरे की फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर अनुपात हो जाता है 4:3। अगर मैं लंबाई चौड़ाई को 4-4 मीटर बढ़ा दूं तो रेशो हो जाएगा 4:3, और अगर मैं उन्हीं लंबाई चौड़ाई को 4 मीटर से घटा दूं, कम कर दूं, तो रेशो आ जाएगा आपका 2:1। तो फर्श की विमाएं बताइए कौन कौन सी हैं। वाई ऑप्शन किया जा सकता है। 18 और 24 को अगर आप 4-4 मीटर बढ़ाते हैं तो सर ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा आपका 28। तो 4 मीटर बढ़ाने के बाद रेशो आना चाहिए था कितना, 4:3। ये किसी भी एंगल से 4:3 नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन गलत है भाई। 12 और 8 को देखो, इसको 4 मीटर बढ़ाएंगे 16 आएगा, इसको 4 मीटर बढ़ाएंगे 12 आएगा। क्या इनका अनुपात 4:3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 चौक 16, 4 तिया 12। चलो ये बात तो मैच हो गई भी, 4:3 आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, 4 घटाने पर रेशो आना चाहिए 2:1, इसको भी चेक कीजिए। अगर मैंने 4 घटाया तो 8 बचेगा, 4 घटाया तो 4 बचेगा, रेशो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। 2:1 कौन सा ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी से आ रहा है। तो जब बी से भैया तालमेल बैठ गया तो आगे सी और डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके सेकंड शिफ्ट का तीसरा क्वेश्चन था। ये हो सकता है किसी के पेपर में आगे पीछे शिफ्ट हुआ हो, पर क्वेश्चंस यही हैं, ये सभी लोग जानते हैं जिन लोगों ने पेपर दिया है। फटाफट से देखिए एक बार, एक 80 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 7:3 है। फिर से मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आ चुका है। 80 लीटर के दूध में 80 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि इस मिक्सचर में कितना पानी मिलाया जाए कि मिक्सचर में अनुपात हो जाए 2:1। आपको ध्यान ये देना होता है, इन क्वेश्चंस में क्लास में पढ़ाया गया है, ये बात आप सभी को पता है। आप लोग बात को सुनेंगे एक बार। सर पहले मिल्क और वाटर का जो रेशो था वो रेशो था 7:3। बाद में रेशो कितना आ गया, बाद में रेशो आ गया आपका 2:1। दूध और पानी का अनुपात बाद में कितना आ गया आपका 2:1 हो गया। आपको ये बताया जा चुका है, या आपको पता भी है कि जब भी हम लोग जो मिलाते हैं, हमने क्या मिलाया, इसमें पानी मिलाया जाए। आपसे पूछा गया कितना पानी डाला जाए, इसका मतलब मैं पानी मिला रहा हूं। तो अगर मैं पानी मिला रहा हूं तो दूध की क्वांटिटी दोनों जगह क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। भैया आप कितना भी पानी मिला लो, दूध की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। आप पानी मिलाते जाएं मिलाते जाएं मिलाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध जितना था पहले अभी भी उतना रहेगा। तो यहां पर दूध की मात्रा पहले 7 थी, अब 2 है। 7 वाले को 2 से, 2 वाले को 7 से, यह आ गया आपका 14:6, और यह आपका आ गया 14:7। भैया फटाफट से बता दीजिए एक बार, क्या दूध की क्वांटिटी सेम बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है सर। पहले भी 14 लीटर था, आपने इतना पानी मिला लिया दूध के अंदर, अभी भी दूध कितना है, 14 लीटर है। तो जरा मुझे बताइए एक बार कि हमारे हिसाब से मिक्सचर का टोटल कितना था, 14 और 6 20। क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, 80 लीटर। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि सर 20 की जो वैल्यू है वो एक तरीके से 80 लीटर है। तो एक का मान क्या आएगा, 4 लीटर आएगा। 20 का मान 80, तो एक का मान कितना आ गया, 4 लीटर आ चुका है। फिर आपसे पूछा गया कितना पानी मिलाया जाए, तो 6 को 7 करने के लिए कितना पानी मिलाएंगे हम लोग, 1 पानी मिलाएंगे। तो 1 का मान कितना आएगा, 4 लीटर आ जाएगा। यही पूछा गया है कि इस मिक्सचर में कितना पानी मिलाया जाए या डाला जाए, 4 लीटर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है किसी के ऑप्शंस आगे पीछे हो, पर आंसर पे ध्यान दें, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 लीटर क्वेश्चन का आंसर है। और नीचे सेंटेंस क्या लिखा हुआ भैया कि सीएल कैरियर एकेडमी बुक पेज नंबर 134 क्वेश्चन नंबर 79। ये सब हिंट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम आप जो लोग अभी भी सोए हुए रहते हैं, क्वेश्चंस करने का कोई लेना देना नहीं है, बुक के क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे और हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ये सब चीजें आप लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। तो बुक के जो क्वेश्चंस हैं
वो रिपीट हो रहे हैं, इन चीजों का फायदा उठाइए। फटाफट से देखें आप लोग, ये रहा प्रूफ। ये क्वेश्चन है, शायद आपके लिए विजिबल नहीं होगा। 80 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है, 2:1 करना है, कितना पानी मिलाया जाए। ऑप्शंस भी वही हैं, 5, 6, 8, 4। क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है आपका? 4 आ रहा है। फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। एक धनराशि जो है 3 साल में 6.25% की दर से, और कौन सी दर से? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाती है? 4,913 हो जाती है। तो बताइए वो राशि कितनी है। सबसे पहली बात तो आप समझो कि 6.25% होता है आपका 1/16। ये डाटा परसेंटेज में लिखाया गया है कि 1/16 कितना होता है? 6.25 होता है। कैसे याद कराया था? 1/4 25, 1/4 का आधा 1/8 12.5, 1/8 का भी आधा 1/16 6.25 होता है। तो 1/16 का मान 6.25 है। 1/16 का मतलब है कि 16 के ऊपर 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, तो पैसा हो जाएगा 17। ऐसा कितने साल तक चलेगा सर? ऐसा 3 साल तक चलेगा। तो ये स्टेप आपकी 3 बार आ जाएगी, 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17। यानी कि अगर ये प्रिंसिपल है तो 3 साल बाद अमाउंट कितना आना चाहिए? 17 इंटू 17 इंटू 17। और आपको यह बात जान करके बहुत खुशी होने वाली है कि सर 17 इंटू 17 इंटू 17 का मतलब होता है 17 का क्यूब। और 17 का क्यूब क्या होता है? 17 का क्यूब होता है 4,913। ये 17 का क्यूब है। तो 17 का क्यूब 4,913 होता है, और यहां पर भी 4,913 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा 16 का क्यूब आने वाला है। अब 16 का क्यूब आपके हवाले भैया कि 16 का क्यूब क्या होता है और आप आंसर दे पाए। देख ले फटाफट से इसको एक बार। ठीक है जी, आगे बढ़े आप। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 6.25 को मैंने क्या लिख दिया? 1/16 लिख दिया। 1/16 का मतलब हो गया 16 के ऊपर 1 का ब्याज, यानी कि पैसा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। चलिए फटाफट से देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6। नीचे सेंटेंस देखते रहना एक बार, ठीक है, जिससे आपको एक प्रूफ मिलता रहे कि जो मैं बोल रहा था कि मैं, लोग बोलते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए में से आया, हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वो चीज़ प्रूफ के रूप में मेहनत की है भाई, प्रूफ दिखाने के लिए। थोड़ा सा इस चीज़ का एप्रिसिएशन बनता है। देखिए, किसी दूरी को तय करते समय ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। चाल का अनुपात 3:4 है, तो क्या आपको यह बात नहीं पढ़ाई गई कि समय चाल का उल्टा होता है? समय का अनुपात आ जाएगा 4:3। यानी पहले वाले को अगर 4 मिनट लगते हैं तो दूसरे वाले को लगते हैं 3। तो कितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं? 1 मिनट ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना समय अधिक लगा? 30 मिनट अधिक लगा। 1 का मान 30 मिनट, 1 का मान 30 मिनट। तो ए को कितना समय लगता है? ए को समय लगता है सर 4। 4 का मान कितना आएगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है, 120 मिनट का समय लगेगा। 30 मिनट अधिक लगे, अंतर 1 का मान 30, तो 4 का मान 4 थी, 120 मिनट। सीएल कैरियर एकेडमी बुक पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 8, हैंस प्रूफ। 8वां क्वेश्चन। 1 आवर 1.5 आवर, 2 ऑप्शंस अगले पेज पे थे जिसको हम लोग यहाँ पे स्कैन नहीं कर पाए अभी। बस ये क्वेश्चन दिखाना था मुझे कि सेम डाटा भी एग्जाम में हूबहू आता है, और मैथ्स के अंदर सेम डाटा आना बहुत बड़ी बात होती है। फटाफट से देखिए एक बार। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगनी है। समकोण त्रिभुज देखना एक बार, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज आ गया। सपोज इसका मैंने नाम दे दिया एबीसी। आपसे बोल रहा है कर्ण, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, ये 10 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगनी है। मान लीजिए एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि सर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 100। 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो सर 5x स्क्वायर की वैल्यू 100 आ रही है, तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 5 का भाग लग जाएगा 100 में, एक्स स्क्वायर का मान 20 आ गया। मुझसे पूछा इसका एरिया बताइए। एरिया होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। 1/2 इंटू एक्स इंटू 2x, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा केवल एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमने निकाल ली 20, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर। यूनिट का भी हमें ध्यान रखना है।
हालांकि यूनिट बिल्कुल सही दिए हुए हैं वर्ग सेंटीमीटर की फॉर्म में, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा इसका 20 आएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। क्या क्या हम लोगों ने पहले क्या लगाई थी, सुनिए, पहले हमने लगाई थी पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाया, उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, 20 आ गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई तो एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुणा लंब, उसके अंदर भी फिर से एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 8वें क्वेश्चन पे नजर गड़ाइए फटाफट से एक बार। बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे और जिनके लिए टाइम बचा होगा उन्हीं के पास, जिन्होंने इन इजी क्वेश्चंस को बहुत कम समय में पूरा किया होगा। एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 साल के लिए निवेश किया गया, धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो यह धनराशि 5100 रुपए अधिक अर्जित करती है। आप तो मुझे बताइए 5100 रुपए अधिक क्यों मिल रहे हैं? 5100 रुपए ज्यादा इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सर आपने रेट को 1% से बढ़ा दिया। अच्छा 1% से अगर मैंने बढ़ाया है तो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? 3 साल के लिए बढ़ाया है। 1% से मैंने कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? 3 वर्षों के लिए बढ़ाया है। तो 3 एकम 3 वृद्धि हुई है 3% की, जिसकी वजह से क्वेश्चन में 5100 रुपए का फायदा पहुंच गया। 3% का मान 5100, 1% का मान 1700, क्योंकि 17 तिया 51 होते हैं गणित के अंदर, 1% का मान 1700 आ रहा है। 100% का मान निकालने के लिए 2 जीरो और लगा दें, ये अपना आंसर आएगा 1,70,000 रुपए। तो वो जो राशि थी वो कितनी थी आपकी? 1,70,000 रुपए वो धनराशि थी। नेक्स्ट, आप आराम से पॉज कर करके सॉल्यूशन देख लेना जहां आपको लगे स्पीड ज्यादा है। दो अभाज्य संख्या एक्स और वाई है, जहां पर एक्स वाई से बड़ी है, उनका एलसीएम कितना है? 161 है। तो 3y माइनस एक्स का मान बताइए फटाफट से। क्या लिखा हुआ है फिर से पढ़ देता हूं, सीएल कैरियर एकेडमी बुक पेज नंबर 154 क्वेश्चन नंबर 14। अभी मैं दिखा भी दूंगा, बिल्कुल पूरी मेहनत की गई है चीजें शो करने के लिए, जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। और जो लोग निठल्ले बैठे रहते हैं, बुक के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, बुक के क्वेश्चंस करने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। तो यहां देखिए आपसे दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर। मैथ्स के अंदर एक नियम बताया था नंबर सिस्टम में, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब ये जो प्राइम संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ये वो संख्या होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा इनके अंदर तो एचसीएफ कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये तो 1 बन गया। एलसीएम दिया हुआ है 161, तो एक तरीके से संख्याओं का प्रोडक्ट ए इंटू बी, 161 इंटू 1, 161 आ चुका है। ए इंटू बी कितना आ चुका है आपका? 161 आ चुका है। यहां पर ए और बी की जगह इसने एक्स और वाई माना है, तो कोई बात नहीं भाई, एक्स इंटू वाई कितना आ जाएगा? 161 आ जाएगा। अब आपको बस 161 के फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं दो जिनका गुणा करने पे डाटा आपका 161 आ जाए। नोट कीजिए फटाफट से एक बार। फैक्टर कर लो आप लोग फटाफट से एक बार, और फैक्टर ऐसे करना है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। किससे कट रहा है देखिए, छोटे छोटे नंबर सोचें आप लोग। एक से तो मतलब ही नहीं है, दो का भाग जा नहीं रहा, तीन का अंकों का योग, तीन का मल्टीपल नहीं है, चार के जाने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 के मल्टीपल होने चाहिए, 5 का भी मल्टीपल नहीं है, 6 का नहीं है, 7 देखिए 7 दूनी 14, 2 बचेंगे, 7 के 21। बिल्कुल भाई 7 का मल्टीपल है 7 गुणा 23, तो फैक्टर हो गया 7 इंटू 23। बड़ा वाला जो नंबर है ये बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से, तो एक्स की जगह पे तो कितना आ जाएगा आपका? 23 आ जाएगा। वाई की जगह 7 आ जाएगा, 7 के 21 हो जाएगा। 21 में से 23 माइनस होगा माइनस के 2, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर आ गया माइनस के 2। और नीचे जो लिखा हुआ है कि सर ये बुक का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। देखिए फटाफट से एक बार, देखो किस तरीके से हाईलाइट किया गया। 14वां क्वेश्चन है बुक का, जिनके पास बुक है उनके पास प्रूफ है बाकायदा। अभी चाहे तो अभी बिल्कुल वीडियो पॉज करें, अभी कभी देखें सर ये जो कह रहा है सही है गलत है। क्वेश्चन ऑफ 14 है। और कुछ के माइंड में अगर डाउट है सर आपने एक काम किया होगा कि सीईटी का जैसे पेपर आया तभी बुक छपवा ली, तो भैया हमारे अंदर कोई जादुई शक्ति नहीं है, नाम शक्तिमान है कि हम लोग इस तरीके से एक ही दिन के अंदर, मेरे पास यही काम बचा हुआ है सारे काम छोड़ के, जैसे पेपर आया तुरंत मैंने बुक छापी, बुक टाइप करवाई, बुक को सेट किया, फिर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बुक को छपे हुए लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं, आराम से आप लोग चीजें देख सकते हैं। और ये सब काम हम लोग क्यों करेंगे? जब हमें पता है कि हम जो पढ़ाते हैं वो चीजें डायरेक्टली ही एग्जाम से रिलेट होती हैं। क्लास के अंदर कोई भी बात आपको ऐसी नहीं पढ़ाई जाती है जो एग्जाम में नहीं आती है, तो हमको पता है, इस चीज का कॉन्फिडेंस
एकेडमी का हर एक स्टाफ को है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट से एक बार। 6 घंटे एक साथ बसती है, फिर से एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन है, क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पे बसती हैं। तो ये जितना भी डाटा आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी डाटा आपको दिखाई दे रहा है, इन सब डाटा को जो एलसीएम आएगा 120 आएगा भाई। 120 सेकंड। 120 से छोटा कोई नंबर ऐसा मौजूद ही नहीं है जिसके अंदर सभी का प्रॉपर भाग चला जाए। 120 में 12 का भी भाग जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 8 का भी भाग जाएगा 15 बार, 6 का भी डिवाइड जाएगा, 4 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। 120 से छोटा नंबर नहीं है। 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट। तो हर 2 मिनट में घंटियां एक साथ बजती हैं। हर 2 मिनट के बाद घंटियां क्या होती हैं? एक साथ बजती हैं। तो क्या बोला गया? एक साथ कितनी बार बजेंगी? जब स्टार्ट हुई होंगी तब तो बजी होंगी, स्टार्टिंग में तो एक साथ बजेंगी। 30 मिनट के अंदर कितनी बार बजेंगी? तो 30/2, 15 बार तो ये, और शुरुआत का एक आपको और जोड़ना है, एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हम लोग, तो घंटियां जो है एक साथ 16 बार बजेंगी। शुरुआत वाले को अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो 30/2 15 आ गया, और स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी उसमें ऐड हो जाएगा, 16 क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए एक बार। ओहो, सिंप्लीफिकेशन का अगेन क्वेश्चन। 1/3.718 ये बराबर है 0.2689 के। अब पूछा जा रहा है 1/0003718। अब हम लोग क्या करते हैं, ये संख्या रिवर्स में लिखी हुई है, मतलब इसके उल्टे का मान इसके बराबर है, तो हमें उल्टा करना है। उल्टा कैसे? उल्टा ये कि सर पॉइंट को कितने अंक हम लोग पहले लिया है, पॉइंट को कितना अंक हम लोग पहले लेके आ गए, जितना हम लोग पॉइंट को पहले लेके आएंगे उतना ही हम लोग पॉइंट को वहां बाद में शिफ्ट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए पॉइंट को हम लोग कितना पहले लेके आ गए, मतलब कितना आगे लेके आ गए, तो समझना एक बार। यहां पॉइंट के बाद है 7 संख्याएं, यहां पॉइंट के बाद है 3, इसका मतलब पॉइंट को मैं 4 स्टेप आगे लेके आया हूं। पॉइंट को मैं 4 स्टेप आगे लेके आया हूं। चूंकि संख्या रिवर्स है तो उल्टा करना पड़ेगा। सर यहां पॉइंट को आप 4 स्टेप आगे ले गए, तो यहां पॉइंट को आप 4 स्टेप इधर ले जाइए। पॉइंट को अगर मैं 4 स्टेप इधर लेके जाऊंगा, चारों संख्याएं पॉइंट से पहले आ जाएंगी, 2689। ऑप्शन नंबर बी रिवर्स हो गया है। तो सर अगर हम लोग पॉइंट को लेफ्ट में लेके जा रहे हैं, पॉइंट देखिए पहले यहां था, यहां से खिसक के यहां आ गया, यानी कि पॉइंट की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड। तो पॉइंट अगर लेफ्ट में आ रहा है तो आपका जो आंसर है उसमें पॉइंट को राइट में ले जाओ। तो पॉइंट लेफ्ट में कितने अंक आगे आ गया? 1 2 3 4। तो यहां पर भी पॉइंट 4 अंक आगे चला जाएगा। तो 2689 क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस समझना कि पॉइंट का जो प्लेसमेंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। बताइए, पॉइंट का भी प्लेसमेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दी है क्या? चेक कर लें एक बार आप लोग। एम की वैल्यू -4, एन की वैल्यू -2, तो एम स्क्वायर माइनस, मुझे फिर से टाइपिंग में कुछ दिक्कत लग रही है भाई, ये एम स्क्वायर नहीं है भाई मेरे, ये एम क्यूब होना चाहिए। बिल्कुल ये एम क्यूब होना चाहिए, सही बात। ये एम क्यूब होना चाहिए ना, एम क्यूब माइनस के 3m स्क्वायर प्लस के 3m, फिर 3n प्लस 3n स्क्वायर और प्लस का एन क्यूब। ये माइनस का है, प्लस का ही है। ठीक है भाई, देखो ये जो डाटा है ना, आप यहां सीधे m की वैल्यू रख सकते हैं, सीधे n की वैल्यू भी रखी जा सकती है। इसलिए रखी जा सकती है क्योंकि अभी तो सर m और n बहुत छोटा है। m की वैल्यू -4, n की वैल्यू -2, किसको जोर आएगा वैल्यू रखने में? कोई भी बंदा वैल्यू रख करके आंसर निकाल सकता है। पर मैं एक बात आपको बता दूं, इसको आप क्यूब की फॉर्म में बना सकते हैं। अगर मैं इसमें +1 -1 कर दूं, +1 -1 अगर मैं कर देता हूं, तो इसको क्यूब के फॉर्मेट में बनाया जा सकता है क्या? या आप लोग एक बार चेक कर लेना। मुझे यहाँ प्लस माइनस की एरर लग रही है टाइपिंग में, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। काजी पेपर भेजना इवनिंग।
यहाँ पर रख देना। ठीक है, एम क्यूब आ गया यहाँ पर, यहाँ एम स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी जगह एम क्यूब आएगा। और उसके अलावा माइनस का 3m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 3n प्लस का 3n स्क्वायर प्लस एन क्यूब। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई और करेक्शन नहीं है। फटाफट से इसकी वैल्यू पुट कीजिए एक बार। माइनस का 4 इसमें रखेंगे, माइनस के 64 होगा। माइनस के 4 रखेंगे, स्क्वायर करने पे 16 आएगा, माइनस के 48 बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 है बाहर। माइनस के 4 रखेंगे, फिर से माइनस का 12 बनेगा। यहां एन की वैल्यू माइनस के 2, तो माइनस के 6 हो गया। एन की वैल्यू माइनस के 2, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया, प्लस का 12 आ गया। और एन के आप क्यूब माइनस के 8 आपका आ गया। माइनस के 12 से प्लस का 12 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इन सभी को आपस में ऐड करें जरा, कितना आ रहा है, माइनस 64 माइनस 48 माइनस 6 और माइनस 8, माइनस के 14 आएगा। और इसके अलावा 64 और 48 दो 112, और ये माइनस के 14 आ गया भैया, माइनस के 126 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो केवल एक ही करेक्शन था, एम स्क्वायर की जगह क्या होगा, एम क्यूब होगा। तो माइनस के 126 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। 3 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से देख लेते हैं एक बार। 15-15 का सेट आ रहा है, ये बात आप सभी को पता है। ये देखिए एक बार, अगेन मिक्सचर एलिगेशन, इन्होंने भर भर के मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन डाले भाई। तो सुनिएगा, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है। ऐसे कार्य को 2 बार और किया गया, 2 बार और किया गया। ये वर्ड फिर से टाइपिंग में एरर है, 2 बार और किया गया। तो अब बर्तन में कितना दूध रह गया है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मिक्सचर एलिगेशन के अंदर पढ़ाया था आपको मैंने। जैसे आप लोग मिक्सचर एलिगेशन के नोट्स देखेंगे, इस फॉर्मूले को लिखा जरूर पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, प्रारंभिक अंतिम मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा। ये क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई की होल पावर एन। 1 माइनस एक्स अपॉन वाई की होल पावर एन। सब कुछ बता रहा हूं मैं जब पढ़ाता हूं तब भी बताता हूं, अब भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। फाइनल क्वांटिटी कितनी बचेगी मुझे नहीं पता दूध की, पर इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 40 लीटर थी। शुरुआत में 40 लीटर था। 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब जितना आपने मिक्सचर में से मात्रा निकाली है, कितनी मात्रा बाहर निकाली है आपने, 4 लीटर बाहर निकाली है। अच्छा, कितने में से, 40 में से, तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 40, 4 बटे 40 कितना होगा, 1 बटे 10। एन का मतलब सर ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट की गई है, ये प्रोसेस 3 बार रिपीट की गई है। एक बार तो पहले कर ली थी, 2 बार और की गई है, तो यहां पर एन का मान आ जाएगा 3। सोल्व करें इसको, बिल्कुल करते हैं। फाइनल क्वांटिटी बटे में इनिशियल क्वांटिटी 40 है, 1 में से 1 बटे 10 गया, 9 बटे 10, क्यूब करेंगे तो 729, और 10 का क्यूब आ गया 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भाई भाग लगा लेना, फाइनल जो क्वांटिटी आएगी वो अपनी आएगी 27.36। चेक करें भाई, कैलकुलेशन मैंने भी की थी, आप लोग भी कैलकुलेशन कर ही रहे। ठीक है जी भाई, क्लियर कीजिएगा एक बार। एक सेकंड, डाटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 की वैल्यू अगर 40 है, 729 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा 0.04। 0.04 का मल्टीप्लाई करना है 729 से, तो ये डाटा जो आएगा वो आपका 26.19 नहीं है भैया, 16 है। ये आपका आंसर है 29.16। देखो टाइपिंग में कुछ ना कुछ एरर रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। 29.16 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, 29.16। ठीक है, तरीका मैं आपको बता चुका हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ चुका है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, 14 क्वेश्चन। ए बी और सी ने एक व्यापार में 80,000 रुपए, 40,000 रुपए और 80,000 रुपए का निवेश किया। 6 महीने के बाद ये चला गया। 8 महीने के बाद कुल लाभ 40,050 है। तो बिजनेस चल रहा है सर 8 महीने के लिए, और प्रॉफिट किस बात पे डिपेंड करता है, उनके पैसे और उनके टाइमिंग पर। ए ने पैसे लगाए सर 80,000, बी ने कितना पैसा लगाया 40,000, और सी ने पैसा कितना लगाया 80,000। ये डाटा लगाया गया है। ए ने कितने महीने के लिए, ए ने लगाया पूरा 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद ए चला जाता है, और बी 8 महीने के लिए रहता है, सी भी 8 महीने के लिए रहता है। अगर कोई बीच में छोड़ के नहीं गया है, इसका मतलब वो लोग वहीं की वहीं हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 40 के मल्टीपल हैं, 40 दूनी 80, 40 एकम 40, 40 दूनी 80। ठीक है भाई, और क्या कैंसिल होगा, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक के 8, और 2 चौक के 8। तो रेशो कितना आ गया भाई आपका, फिर 2 से काट लेते हैं हम लोग, 3 बार, 2 बार, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, और ये आ गया 4।
इस रेशो में पैसे का बंटवारा हो जाएगा। कुल मिला के हम लोग जब भी साझेदारी में प्रॉफिट निकालते हैं, पैसा और टाइम दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। तो 3:2:4 में हम लोग पैसे को बांट लेंगे। इस अनुपात में अगर पैसे को बांटना है तो आपसे पूछा बताइए बी का हिस्सा कितना है, 2 का मान निकालना है। 2 अनुपातों का योग कितना, 4 और 3 7 और 2 9, कुल राशि कितनी 40,050। भाग लगाओ भाई 9 से, 9 चौक 36 कितना बचा 4, फिर 9 चौक 36 कितना बचा 4, 9 पंजे 45, डबल करेंगे 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8900। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। 8900 ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का आंसर आएगा। तसल्ली से देख लीजिएगा सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना, चेक करना कि आपने अगर कुछ गलती की है तो क्या की है। आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से देख लें एक बार, सेशन का एंड क्वेश्चन वही रख दो, मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फटाफट से एक बार। सर ए बी से 30% अधिक कुशल है, ए बी से 30% अधिक कुशल है, एफिशिएंसी 30% ज्यादा है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 130। क्षमता का अनुपात आ गया 13:10। दोनों एक साथ काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, किसका समय पूछा गया है, दोनों का एक साथ समय पूछा गया है। दोनों के एक साथ समय को मैं a प्लस बी मान लेता हूं, और यह बात आपको पता है कि समय का मल्टीप्लाई किससे होता है, क्षमता से। 13 और 10 कितना आएगा 23 आएगा, समय का मल्टीप्लाई क्षमता से हो चुका है। जबकि ए अकेला उस काम को 23 दिन में कर सकता है। ए की क्षमता है 13 और ए का समय है 23। क्षमता को समय से मल्टीप्लाई करना होता है, 13 की क्षमता से 23 दिन लगे बंदे को काम करने में, तो दोनों को कितना समय लगेगा, 23 से 23 कैंसिल हो गया, 13 बचा हुआ है। 13 किस ऑप्शन में था, हमारे पास फिलहाल सी ऑप्शन है, आपके पास जो भी ऑप्शन था 13 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये थे 5 तारीख के शिफ्ट के, दोनों शिफ्टों के मैथ्स के पेपर के एनालिसिस। इसी तरीके से आपको 16 तारीख के मैथ्स का जो क्वेश्चंस आने वाला है उन सभी का एनालिसिस मैं करा दूंगा। तसल्ली से एनालिसिस देखना। और प्रूफ मुझे क्यों देना पड़ा, क्योंकि काफी लोग कहते हैं सर बुक के क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं मिल पाता है या हम कर नहीं पाते, तो भैया सिलेक्शन के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप खुद की लाइफ को सेट करने के लिए अगर मेहनत नहीं कर सकते तो आगे फ्यूचर में किसी भी काम में आप तरक्की नहीं पा सकते, ये बात ध्यान रखें। आपको लगता है कि आपके पास 1-2 साल का समय, उस 1-2 साल के अंदर आप इतनी मेहनत कर जाओ कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी जॉब आप पाना चाहते हैं, उसके लिए लास्ट में आपको सिलेक्शन ही हासिल हो। एटलीस्ट हम लोग 100% दें और ट्राई करें। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, पर उससे पहले मेहनत पूरी करनी है। और सीईटी का एग्जाम जिनका बहुत अच्छा हुआ है सभी के लिए भाई बहुत अच्छी विशेष है आगे के लिए। जब भी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से वैकेंसीज निकालेगा, आप उसमें उसी तरीके से अपना 100% देना। और जिनका किसी रीजन से पेपर अच्छा नहीं हुआ, या काफी लोग बच्चों ने बताया कि सर हमें एक्सपेक्टेशन ये थी पर सिली मिस्टेक्स हमसे हुई, या हम लोग एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो इन गलतियों पर आकर के विचार कीजिए, क्योंकि गलतियों को लेकर के बैठने से, रोने से या कुछ और करने से हासिल नहीं होगा। आपने जो मिस्टेक की हैं उन मिस्टेक को दूर करने के लिए आप एनालिसिस करो अपनी आपका कि आपने क्या गलतियां की, और इनको दूर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कि आगे जितने भी फ्यूचर में एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें दिक्कत ना है। सीजीएल का आपका एग्जाम आने वाला है दिसंबर के अंदर, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बम्पर तरीके से भर्तियां निकल रही हैं, मौके पे मौका आपको मिलता रहेगा, पर उसके लिए आपको तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए। और अभी इसका एनालिसिस देखने के बाद चीजों को शेयर करना, जो भी चीजें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट मेंशन करना कि सर हमें ये वाली बात समझ में नहीं आई है। जब भी कभी लाइव सेशन होगा उसके अंदर उन चीजों को सॉल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।